Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। ध्यान कॉमर्स के ऑनलाइन लेक्चर में बच्चों आपका स्वागत है। स्टैंडर्ड 11 के अंदर एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट सब्जेक्ट में बच्चों पहला टॉपिक हमने स्टार्ट किया है जो अकाउंट्स का बेसिक टॉपिक है, अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी, जिसके अंदर बच्चों स्टार्टिंग में हमने कॉमर्स का मीनिंग, कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स, उसके बाद बच्चों अकाउंटिंग का मीनिंग, अकाउंटिंग से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी वो हमने स्टार्ट किए बच्चों। ये लेक्चर के अंदर मैं बाकी बचे हुई टर्मिनोलॉजी आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, अब समझने जा रहे हैं हम लोग फर्स्ट टर्मिनोलॉजी रिसीवेबल्स, यानी जो अमाउंट या मनी बच्चों फ्यूचर में रिसीव होने वाला हो। पैराग्राफ में उसका मीनिंग समझते हैं बच्चों। एनी अमाउंट टू बी रिसीव्ड बाय बिजनेसमैन इन फ्यूचर इट इज नोन एज रिसीवेबल। Debtors and bills receivable is included in it. In other receivables, any outstanding incomes or prepaid expenses are included in receivables। तो ऐसा कह सकते हैं बच्चों, जो भी अमाउंट या मनी बिजनेस को फ्यूचर में मिलने वाले हैं उसे रिसीवेबल कहा जाता है, जिसके चार पार्ट्स है, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग इनकम एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन रिसीवेबल्स। अब पहला वर्ड समझते हैं बच्चों, डेटर। नॉर्मल भाषा में डेटर यानी बिजनेस का कस्टमर, जिसको बिजनेस ने उधार में माल बेचा हुआ है। पैराग्राफ में समझते हैं बच्चों, व्हेन अ बिजनेसमैन सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट to its customers, those customers are called debtors. Debtors are द करंट असेट्स ऑफ बिजनेस, यानी ऐसे ग्राहक बच्चों जिसको बिजनेस ने उधार में माल बेचा है, जो बिजनेस को फ्यूचर में बेचे हुए माल के पैसे देंगे, उससे बोला जाता है डेटर्स या वन टाइप ऑफ रिसीवेबल्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल का मीनिंग पैराग्राफ में समझते हैं बच्चों। व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट or the amount is lent to someone, the seller of the goods or the lender prepares an unconditional order or letter which is accepted by buyer or the borrower of the amount. This unconditional document is termed as bills receivable, which are current assets of business। तो बच्चों जब भी कोई ग्राहक को उधार माल बेचा जाता है वो कस्टमर को डेटर बोला जाता है। अगर वो कस्टमर ओरली आपको इंस्ट्रक्शन दे कि मैं 2 महीने के बाद आप पैसे दे दूंगा तो दैट इज कॉल्ड डेटर्स। पर वही कस्टमर को बच्चों रिटर्न लेटर में, पर्ची के तौर पे, कागज के तौर पे, बिल के तौर पे अगर आप रिटर्न एक्नॉलेज लेटर में लिखवा लो कि ये ग्राहक आपको 2 महीने के बाद पैसे देगा, तो इस प्रकार का रिटर्न एक्नॉलेजमेंट जब कोई कस्टमर से लिया जाता है तो उसे बिल्स रिसीवेबल कहा जाता है। तो जब भी बच्चों रिटर्न लेटर में आप प्रूफ लेते हो तो ऐसे कस्टमर को वो तारीख पे पैसे कंपलसरी देने पड़ते हैं। ओरली अगर आप कस्टमर से मनी लेना एक्सेप्ट करो बच्चों तो उसे डेटर कहते हैं। जब रिटर्न प्रूफ बिल्स या कागज में या पर्ची में लिया जाए बच्चों तो उसे बिल्स रिसीवेबल कहा जाता है। आज के जमाने में बच्चों बिल्स रिसीवेबल की जगह पे किसी से पैसे लेने हो तो ब्लैंक चेक या साइन लिखवा के, अमाउंट लिखवा के चेक लिया जाता है। चेक की जगह पे पहले के जमाने में बिल्स रिसीवेबल यूज होता था। रिसीवेबल के अंदर बच्चों अब तीसरा टर्म समझने जा रहे हैं, आउटस्टैंडिंग इनकम। नाम से ही पता चल रहा है बच्चों जो इनकम मिलना बाकी हो। पैराग्राफ में इसका मीनिंग और एग्जांपल समझते हैं बच्चों। द इनकम विच इज यट नॉट रिसीव्ड बट सेल्स और वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, देन इट इज नोन एज आउटस्टैंडिंग इनकम। जनरली बच्चों कोई काम कर लिया हो आपने या गुड्स बेच दिया हो पर उसके पैसे रिसीव होना बाकी हो तो उसे आउटस्टैंडिंग इनकम कहा जाता है। एग्जाम्पल, सपोज गुड्स ऑफ ₹10,000 sold to Ram but ₹2,000 still not received from him, then the amount is known as outstanding income। सपोज एक कस्टमर राम को बच्चों आपने 10,000 का गुड्स बेचा है जिसमें से 2,000 रुपये अभी भी मिलना बाकी है, तो उसे आप कह सकते हो बच्चों आउटस्टैंडिंग इनकम। उसे बच्चों करंट एसेट्स भी कहा जाता है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग कमीशन, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप रिसीवेबल्स के ले सकते हो। उसके बाद है बच्चों चौथा इंपॉर्टेंट वर्ड दैट इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस, पेड इन एडवांस।
तो जनरली बच्चों आप मोबाइल के अंदर भी आपको पता होगा प्रीपेड कार्ड लेते हो, तो आप क्या करते हो 3 महीने का अगर आप पेमेंट करते हो एडवांस में तब वो प्रीपेड कार्ड चलता है। वैसे ही बच्चों को एक्सपेंसेस नेक्स्ट ईयर का या फ्यूचर का एडवांस पेमेंट किया हो तो उसे प्रीपेड एक्सपेंस कहा जाता है। पैराग्राफ में समझते बच्चों, the expenses which are paid in advance is known as prepaid expense. It is treated as a current assets. Example लेते हैं बच्चों, suppose we paid rent of 6 months in advance in business. Suppose business का बच्चों 2024 का आपने 6 महीने का रेंट एडवांस पेमेंट कर दिया है तो that is called prepaid expense. It is called receivable बच्चों, उसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलने वाला है, पेमेंट आपने एडवांस दे दिया है तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिसीवेबल। नाउ वी आर टेकिंग अनदर टर्म्स जिसका नेम है बच्चों पेएबल। तो ये रिसीवेबल के जैसा ही है बच्चों, उसका रेसिप्रोकल ऑपोजिट कह सकते हैं। पेएबल मीन्स एन अमाउंट इज टू बी पेड इन फ्यूचर बाय बिजनेसमैन। जब बिजनेस द्वारा बच्चों फ्यूचर में पेमेंट किया जाता है तो उसे पेएबल कहा जाता है। इट इंक्लूड्स क्रेडिटर एंड बिल्स पेएबल, जिसके अंदर बच्चों क्रेडिटर एंड बिल्स पेएबल लिखे जाते हैं। इन अदर पेएबल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आर इंक्लूडेड। तो बच्चों जैसे रिसीवेबल में 4 पार्ट थे वैसे ही बच्चों कह सकते हैं पेएबल के 4 पार्ट है, जो आप लोग पिक्चर द्वारा भी क्लासिफिकेशन देख सकते हो। अब उसके अंदर सबसे पहला वर्ड बच्चों समझाने जा रहा हूं क्रेडिटर्स। जैसे बच्चों डेटर्स है वैसे ही क्रेडिटर्स, जब कोई मर्चेंट के पास से हमने उधार पे गुड्स खरीदा हो बच्चों तो वो मर्चेंट या सप्लायर को क्रेडिटर कहा जाता है। पैराग्राफ में बच्चों उसका मीनिंग समझते हैं। When the goods are purchased on credit from the suppliers, they are known as creditors. Creditors are current liability of business. यानी बच्चों कोई ग्राहक से कोई मर्चेंट से आपने गुड्स खरीदा हो बच्चों और आफ्टर सम टाइम्स उसे पेमेंट करना हो, जैसे 2 महीने 3 महीने के बाद, तो इस प्रकार का जो भी क्रेडिटर है, मर्चेंट है, सप्लायर है, उसे बच्चों पेएबल्स कहा जाता है। सेकंड इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी बच्चों बिल्स पेएबल। तो जैसे बच्चों बिल्स रिसीवेबल था वैसे ही वर्ड कह सकते हैं बिल्स पेएबल। सपोज बच्चों आपको क्रेडिटर को पेमेंट करना है आफ्टर 3 मंथ, अब आपने ओरली उसको बोला हो कि मैं 3 महीने के बाद पेमेंट करूंगा तो दैट इज कॉल्ड क्रेडिटर। और जब बच्चों क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए क्रेडिटर ने एक रिटर्न डॉक्यूमेंट या लेटर पे आपकी साइन ली और खुद की साइन ली हो तो इस प्रकार के रिटर्न लेटर, पर्ची या कागज को बच्चों कहा जाता है बिल्स पेएबल। पैराग्राफ में बच्चों उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। When the goods are bought on credit or amount is borrowed, the unconditional document accepted by the buyer promising the seller to pay the amount in future is termed as bills payable, which is also considered as a current liability. तो जब कोई सेलर द्वारा बच्चों मर्चेंट से गुड खरीदते समय अनकंडीशनल प्रॉमिस किया गया है कि पर्टिकुलर डेट पे वो मर्चेंट को पेमेंट कर देगा, इस प्रकार का जो भी प्रॉमिस है बच्चों उसे बिल्स पेएबल कहा जाता है। आज के जमाने में बच्चों इसकी जगह पे चेक यूज होता है। पैराग्राफ में इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, बिल्स पेएबल एक रिटर्न एविडेंस है बच्चों। देयर आर 2 पार्टीज, वन इज राइटर ऑफ द बिल एंड अदर इज एक्सेप्टर। बिल्स के अंदर बच्चों एक पार्टी बिल्स लिखती है, दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करती है। फॉर एक्सेप्टर इट इज बिल्स पेएबल एंड फॉर राइटर इट इज बिल्स रिसीवेबल। तो जो पार्टी बच्चों बिल एक्सेप्ट करेगी, पेमेंट की जवाबदारी लेगी उसे, उसके लिए बिल्स पेएबल वर्ड यूज होता है, और जो बिल्स लिखती है बच्चों उसके लिए बिल्स रिसीवेबल। तो बच्चों जरा भी टेंशन मत लो, बिल्स पेएबल और रिसीवेबल से जुड़ा पूरा टॉपिक बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपको अकाउंटेंसी में पार्ट 2 में स्टडी करना है। यहाँ जस्ट बच्चों आप लोग इसका कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश करो। Now we are taking third important parts of payable, that is called outstanding expenses. नेम से ही पता चल रहा है बच्चों, ऐसा एक्सपेंस जो एक्सपेंस हो चुका है बच्चों, खर्चा हो चुका है पर जिसका पेमेंट अभी बाकी हो, फ्यूचर में पेड करना हो। The expenses which are due for a payment but yet not paid by business is known as outstanding expense. एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, सपोज इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 2 months for rupees 5000 is due but yet not paid, so it is called outstanding expenses.
इट इज ऑल्सो कॉल्ड करंट लायबिलिटी ऑफ बिजनेस। बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे आपको कर्मचारी को 2 या 3 महीने का सैलरी देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग रेंट, जो भी खर्चे बच्चों पेमेंट करना बाकी हो वो सारे खर्चों को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहा जाता है। अब बच्चों पेबल्स का लास्ट इंपॉर्टेंट वर्ड समझ रहे हैं, फोर्थ पार्ट, प्रीपेड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। नेम से ही पता चल रहा है बच्चों, पैराग्राफ में समझते हैं। The income which is received in advance is known as prepaid income. Example से समझते हैं बच्चों, it is also called current liability. Example, suppose customer Ram gives rupees 2000 advances for goods of rupees 10,000 विल डिलीवर्ड इन नेक्स्ट वीक। सपोज राम नाम का एक कस्टमर है बच्चों, जिसको आप 10,000 रुपए का गुड्स एक वीक के बाद देने वाले हो, जिसके लिए राम ने 2,000 रुपए एडवांस आपको दे दिया है, तो दैट इज कॉल्ड प्रीपेड इनकम। बेनिफिट बच्चों मिल गया है पर आपको सर्विस देना बाकी है, तो कोई भी सर्विस या गुड्स बच्चों फ्यूचर में देना हो और उसका बेनिफिट आपने एडवांस में ले लिया हो तो उसे कहा जाता है बच्चों पेबल्स। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हम समझने जा रहे हैं, डिस्काउंट। आपने बहुत सारी जगह पे दिवाली में कोई फेस्टिवल्स में स्कीम में देखा हो बच्चों, पेंटालून्स में भी 15% डिस्काउंट है, पुमा के अंदर 10% डिस्काउंट चल रहा है बच्चों, प्लानेट हेल्थ में 10% डिस्काउंट है। तो इस प्रकार का बच्चों डिस्काउंट कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए दिया जाता है। अब उसका मीनिंग समझते हैं बच्चों, आउट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ परचेज और सेल द अमाउंट which is deducted is known as discount। जब भी बच्चों हम सप्लायर से गुड्स खरीदते हैं या कस्टमर को गुड्स बेचते हैं तब उसको स्पेशल अमाउंट डिडक्ट करके दी जाती है, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। सपोज आपका एक कस्टमर है बच्चों जिसको आप 500 रुपीज एमआरपी वाली आइटम 20% डिस्काउंट यानी 100 रुपए माइनस करके 400 रुपए में दे रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। तो जब भी बच्चों डिस्काउंट दिया जाता है एमआरपी के अंदर उतनी वैल्यू डिडक्ट की जाती है, यानी कस्टमर से कम प्राइस ली जाती है। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों उसमें सबसे पहला पॉइंट अ ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट समझते हैं बच्चों, पैराग्राफ में उसका मीनिंग, एट द टाइम ऑफ सेल अ बिजनेसमैन डिडक्ट्स सर्टेन परसेंटेज अमाउंट फ्रॉम सेल्स प्राइस ब्रैकेट में एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इट इज नोन एज ट्रेड डिस्काउंट। इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। सपोज बच्चों कोई पर्सनल कस्टमर है पहचान वाला, उसको आपने 10,000 रुपए का गुड्स बेचा है, अब उसके साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशन है, अब स्पेशली उसको आप 10% 10,000 में 10% यानी 1,000 रुपीज डिस्काउंट देते हो बच्चों, और 10,000 की जगह आप उसके पास से 9,000 रुपए लेते हो, तो ये हो गया बच्चों ट्रेड डिस्काउंट। इन दिस कंडीशन आपके बिजनेस के अंदर सेल की एंट्री होगी 9,000 की, 1,000 सीधा डिस्काउंट कैलकुलेशन में से माइनस हो जाएगा। उसके बाद का सेकंड इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों कैश डिस्काउंट। ये वर्ड बच्चों क्विकली कैश पेमेंट मिले इसलिए कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। पैराग्राफ में समझते हैं बच्चों उसका पूरा कॉन्सेप्ट, टू अट्रैक्ट द कस्टमर विद द पर्पस टू रिसीव क्विक कलेक्शन ऑफ क्रेडिट सेल्स। जब भी ग्राहक को बच्चों उधार माल बेचा जाता है उसके पास से जल्दी पैसे मिस लिए ये कैश डिस्काउंट दिया जाता है। द अमाउंट विच इज डिडक्टेड फ्रॉम रिसीवेबल अमाउंट इज नोन एज कैश डिस्काउंट। इट इज गिवन ओनली व्हेन द कस्टमर्स मेक कैश पेमेंट। इट इज डिडक्टेड आफ्टर द ट्रेड डिस्काउंट। वो ट्रेड डिस्काउंट के बाद डिडक्ट किया जाता है बच्चों। कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ये बच्चों बुक्स में रिकॉर्ड होता है। तो जैसे बच्चों आप कस्टमर है कन्नू भाई, उसको आपने 10,000 रुपए का गुड्स बेचा है, कन्नू भाई आपको 2 महीने के बाद 10,000 रुपए देने का प्रॉमिस करके गए, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट सेल। पर अब बच्चों आप कन्नू भाई को ऑफर करते हो कि कन्नू भाई अगर 2 दिन के अंदर पेमेंट कर देते हैं तो उनको 10,000 रुपए के गुड्स में आप 2,000 रुपए कैश डिस्काउंट दोगे, तो दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। इन दिस कंडीशन बिजनेस को मात्र 8,000 रुपए रिसीव होंगे। क्विक पेमेंट के लिए बच्चों इस प्रकार का ऑप्शन कस्टमर को दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। नाउ डिस्काउंट से रिलेटेड अनदर टर्मिनोलॉजी बच्चों हम समझने जा रहे हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। तो ये दोनों वर्ड को बच्चों ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की तरह ही समझना है। डिस्काउंट रिसीव्ड एंड अलाउंस इज कैश डिस्काउंट, ये दोनों बच्चों कैश डिस्काउंट है। सबसे पहला वर्ड समझने जा रहे हैं बच्चों डिस्काउंट रिसीव्ड, उसे बच्चों बायर डिस्काउंट भी कहा जाता है। When a businessman purchases goods and pay less amount which is not paid, it's called a discount received। जब भी बच्चों
कोई बायर या सप्लायर के पास से गुड्स खरीदते समय स्पेशल डिस्काउंट हमें रिसीव हो, जैसे बच्चों 10,000 रुपये का आपने गुड्स खरीदा और सप्लायर ने आपको 1,000 रुपीज लेस लिया बच्चों, स्पेशल डिस्काउंट आपको दिया, तो दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट रिसीव्ड, इट इज कॉल्ड इनकम ऑफ बिजनेस। सेकंड वर्ड है बच्चों डिस्काउंट अलाउड, दैट इज कॉल्ड सेलर डिस्काउंट, ऐसा कह सकते हैं बच्चों, सेलर के द्वारा दिया गया डिस्काउंट है। When a businessman sells goods and receives less amount which is not received is called discount allowed, that is called expense of business। सपोज 10,000 रुपए का माल बच्चों आपने कस्टमर को बेचा, अब कस्टमर के अंदर रिलेशन के कारण पहचान निकली और सपोज आपने बच्चों 2,000 रुपए उससे कम लिए, तो 2,000 रुपए जो आपने डिडक्ट किए दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट अलाउड, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस फॉर बिजनेस, ऐसा कह सकते हो। उसके बाद बच्चों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टर्मिनोलॉजी में समझाने जा रहा हूं, डेप्रीशिएशन। पैराग्राफ में बच्चों उसका मीनिंग समझते हैं। द ग्रेजुअल रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एनी फिक्स्ड असेट्स every year due to natural factors or usage of assets is termed as depreciation। तो जब भी बच्चों कोई एसेट्स का वैल्यू डे बाय डे यूसेज के कारण, टाइम के कारण या नेचुरल फैक्टर के कारण डिक्रीज हो तो उसे डेप्रिशिएशन कहा जाता है, जो बिजनेस के लिए बच्चों एक्सपेंसेस है। जैसे बच्चों एग्जांपल लेते हैं हम, सपोज आपके पास मोबाइल फोन है बच्चों, एक नया मोबाइल फोन आपने लिया 40,000 रुपए का, उसको आप 6 महीने यूज करते हो, तो 6 महीने के क्या बाद बच्चों इसको बेचोगे तो 40,000 मिलेंगे नहीं, उसकी प्राइस बच्चों 30,000 हो जाएगी या 25,000, ड्यू टू यूसेज उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। वैसे ही बच्चों आपने कोई एक्टिवा, टू व्हीलर या कार खरीदी बच्चों, उसको भी आप 1 या 2 साल यूज करोगे तो डे बाय डे उसकी यूसेज के कारण, टाइम के कारण वैल्यू कम होगी, तो दैट इज कॉल्ड डेप्रिशिएशन। अभी बच्चों मात्र आप डेप्रिशिएशन का कॉन्सेप्ट समझो। नेक्स्ट में बच्चों पार्ट 2 में एक पूरा चैप्टर आपको डेप्रिशिएशन से रिलेटेड स्टडी करना है। नाउ वी आर टेकिंग अनदर टर्मिनोलॉजी जिसका नाम है बच्चों बैड डेब्ट्स। पैराग्राफ में उसका मीनिंग समझते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बच्चों पैसे डूब जाना। When goods are sold on credit and debtors do not make payment due to his weak financial position is termed as bad debts, it is called loss for business। तो जब भी कोई ग्राहक को बच्चों आप उधार में माल बेचते हो और उधार माल बेचने के बाद फ्यूचर में कोई भी रीजन के कारण अगर वो पर्सन आपको बाकी बचे हुए पैसे सेल्स के ना दे बच्चों तो उसे कहा जाता है बैड डेब्ट और लॉस फॉर बिजनेस। गुजराती में उसे बच्चों गालखात या नुकसान कहा जाता है। नेक्स्ट उसका रेसिप्रोकल वर्ड है बच्चों बैड डेब्ट रिकवरी। पैराग्राफ में उसका मीनिंग समझते हैं। इफ द अमाउंट विच वॉज रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेब्ट अर्लियर and in future that amount received from the debtors is termed as bad debt recovery, it is a gain or income for business। तो जब भी बच्चों कोई ग्राहक ने आपको उधार माल के पैसे ना दिया हो वीक फाइनेंशियल पोजीशन के कारण या अन्य कोई भी रीजन के कारण तो उसे बैड डेब्ट कहा जाता है। पर फ्यूचर में बच्चों ऐसी पोजीशन है ग्राहक के पास पैसे आए, जागो ग्राहक जागो, इन दिस कंडीशन बच्चों जो भी वो बैड डेब्ट के पैसे रिटर्न करता है उसे बैड डेब्ट रिकवरी कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड गेन फॉर बिजनेस। अनदर टर्मिनोलॉजी दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। अब बच्चों 2 वर्ड आएंगे सॉल्वेंट और नेक्स्ट लाइन में आएगा इंसॉल्वेंट। उसे बच्चों गुजराती में सद्दर या अद्दर भी कहा जाता है। अब ये बिजनेस के लिए भी यूज होता है बच्चों और पर्सन के लिए भी यूज होता है। पैराग्राफ में समझते हैं। इन अकाउंटिंग अ पर्सन हु पेज हिज फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस लायबिलिटी रेगुलरली एंड whose assets are more than liability, that person is known as solvent person। तो जब भी कोई पर्सन बच्चों अपना फाइनेंशियल लायबिलिटी कर्जा रेगुलर टाइम पे पेमेंट करता हो बच्चों, उसकी एसेट्स लायबिलिटी से ज्यादा हो तो ऐसे पर्सन को या बिजनेस को बच्चों सॉल्वेंट पर्सन या सॉल्वेंट बिजनेस कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति के साथ और बिजनेस के साथ बच्चों हमेशा डीलिंग करने के लिए हर एक पर्सन तैयार होता है। अब बच्चों सॉल्वेंट के बाद उससे रिलेटेड दूसरा वर्ड है इंसॉल्वेंट। सेम बच्चों ऑपोजिट रेसिप्रोकल कह सकते हैं। इन अकाउंटिंग अ पर्सन हु डजंट पे हिज फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस और लायबिलिटीज रेगुलरली, इट मीन्स ही इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे these obligations and whose assets are less than liabilities, that person is known as insolvent।
जब कोई पर्सन द्वारा बच्चों अपना फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन या कर्जा रेगुलर बेसिस पे पेमेंट ना किया जाए बच्चों, उसकी लायबिलिटी असेट से ज्यादा हो बच्चों, तो ऐसे पर्सन को इंसॉल्वेंट पर्सन कहा जाता है। अनलेस द पर्सन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट बाय द कोर्ट, ही कैन नॉट बी ट्रीटेड एज इंसॉल्वेंट। पर ऐसे पर्सन को बच्चों कोर्ट द्वारा इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाता है। क्लियर बच्चों? इन शॉर्ट, जो पर्सन बच्चों रेगुलर बेसिस पे अपना लायबिलिटी पेमेंट ना करे, दैट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट पर्सन। आगे समझते हैं बच्चों नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, डेबिट क्रेडिट। तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको कॉमर्स के अंदर बिजनेस ट्रांजैक्शन में बार बार पढ़ना है। देयर आर टू इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट्स इन डबल एंट्री सिस्टम, डेबिट एंड क्रेडिट। तो जनरली बच्चों डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम कॉमर्स में अकाउंट्स में यूज होती है बच्चों, जिसमें हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन में दो इफेक्ट होती है, डेबिट एंड क्रेडिट। यानी कोई भी ट्रांजैक्शन को बच्चों आपको दो जगह पे लिखना है। इन शॉर्ट अभी इतना याद रखो, डेबिट एंड क्रेडिट। इन अकाउंटिंग टू साइड्स आर यूज्ड, द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट। अकाउंट्स के अंदर भी बच्चों दो साइड होते हैं, जिससे लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड बोला जाता है। द राइट हैंड साइड इन अकाउंटिंग इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। तो जब बच्चों अकाउंट प्रिपेयर करना सीखोगे, इसमें भी दो साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट। इन शॉर्ट बच्चों बिजनेस ट्रांजैक्शन की हमेशा दो इफेक्ट होती है, डेबिट एंड क्रेडिट। बच्चों इसको डीप में हमें नेक्स्ट टॉपिक से पढ़ना स्टार्ट करना है, जस्ट यहाँ आप इसका ओवरव्यू एंड कॉन्सेप्ट समझिए। नाउ वी आर टेकिंग लास्ट टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज कॉल्ड अकाउंट। तो बच्चों लेफ्ट साइड पे अकाउंट का पिक्चर भी आप देख सकते हो। अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर बच्चों अकाउंट कैसे बनता है वो समझते हैं। इट इज द ब्रीफ समराइजेशन ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन which have occurred in the business during the accounting year। तो अकाउंटिंग ईयर में बच्चों बिजनेस ट्रांजैक्शन का समराइजेशन अकाउंट के अंदर लिखा जाता है बच्चों। द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट इज नोन एज अ डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ अकाउंट इज नोन एज क्रेडिट साइड। तो अकाउंट की दो साइड होती है बच्चों, लेफ्ट हैंड डेबिट एंड राइट हैंड क्रेडिट। अकाउंट के बच्चों एग्जांपल देखते हैं कौन कौन से अकाउंट बिजनेस से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन हो बच्चों ट्रांजैक्शन में हर एक के अकाउंट बनते हैं, जैसे अमिताभ अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट एटसेट्रा। तो ये सारे अकाउंट बच्चों जस्ट आपको अभी कॉन्सेप्ट समझना है, कैसे प्रिपेयर होता है वो बच्चों लेजर पोस्टिंग चैप्टर नंबर 9 आएगा तब मैं आपको समझाऊंगा। अब बच्चों उसके बाद थोड़े शॉर्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम और मेथड्स। अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी लिखने के बाद बच्चों समझने के बाद अकाउंटिंग कैसे किया जाता है उसकी मेथड समझते हैं। तो पैराग्राफ में बच्चों देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम्स। अकाउंट को लिखने की बच्चों टोटल दो सिस्टम है। सबसे पहली सिस्टम है बच्चों देसी नामा सिस्टम। तो बच्चों बहुत ही पुरानी ट्रेडिशनल सिस्टम है। आज भी कई स्मॉल शॉपकीपर्स या पार्टनरशिप फर्म वो जाड़ी नोटबुक लेके बच्चों अकाउंट लिखते हैं। राइट साइड पे आपको जाड़ी नोटबुक का पिक्चर दिख रहा हो बच्चों, जिसे देसी नामा सिस्टम कहा जाता है। इट इज एन एंशिएंट मेथड ऑफ राइटिंग अकाउंट्स। जनरली इट वाज यूज्ड बाय सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप फर्म। तो बच्चों देसी नामा सिस्टम बहुत ही पुरानी सिस्टम है। आज के जमाने में बच्चों इसका यूज कम हो रहा है, पर अभी भी कई बिजनेस यूनिट इसको यूज करते हैं और ये मोस्टली रीजनल लैंग्वेज में लिखी जाती है। जैसे गुजरात में अभी भी बच्चों गुजराती में कई व्यापारी देसी नामा सिस्टम से अकाउंट लिखते हैं। नाउ वी आर टेकिंग सेकंड इंपॉर्टेंट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग अकाउंट्स, दैट इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री बच्चों बहुत ही पॉपुलर मेथड है। पैराग्राफ में उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। According to historians, the mathematician of Italy, Luca Pacioli, is considered as the father of the double entry system. तो लुका पैसोली ने बच्चों डबल एंट्री सिस्टम को इन्वेंट किया है। तो लुका पैसोली इज द फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ये पॉइंट बच्चों एमसीक्यू के अंदर या शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, खास ध्यान रखना। इट इज बेस्ड ऑन द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो नाम से ही पता चल रहा है बच्चों डबल एंट्री यानी डेबिट क्रेडिट दो इफेक्ट देनी है। These rules are pillar of the double entry system. डबल एंट्री सिस्टम का मेन पिलर से बच्चों डेबिट एंड क्रेडिट एंट्री है। आगे बच्चों टू प्रिपेयर अकाउंट्स अंडर डबल एंट्री सिस्टम 3 डिफरेंट बेसिस आर यूज्ड। डबल एंट्री सिस्टम में बच्चों अकाउंट्स प्रिपेयर करते समय 3 अलग अलग मेथड या सिस्टम यूज होती है। उसमें सबसे पहला मेथड है बच्चों या बेस है अक्रूअल और मर्केंटाइल बेस। पैराग्राफ में इसको समझते हैं बच्चों। अंडर दिस मेथड व्हेन अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, सबसे पहले बच्चों फर्स्ट इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ दैट रिस्पेक्टिव ईयर्स आर कंसीडर्ड। तो इसके अंदर बच्चों मर्केंटाइल बेस में
जो रिस्पेक्टिव ईयर्स का डेटा हो उसके सारे ट्रांजेक्शन कंसिडर किए जाते हैं। द ट्रांजेक्शंस पर्टेनिंग टू रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, ट्रांजेक्शन के अंदर बच्चों रिसिप्ट एंड पेमेंट के ट्रांजेक्शन, असेट्स एंड लायबिलिटीज, असेट्स और लायबिलिटी के ट्रांजेक्शंस ऑल आर इंक्लूडेड। उसके बाद बच्चों आगे समझते हैं अनदर पॉइंट, इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग ईयर आर कंसिडर्ड, यानी जो भी रिस्पेक्टिव ईयर है बच्चों इनकम और एक्सपेंडिचर को भी कंसिडर किया जाता है। वेयर outstanding income and expenses paid in advance, expenses outstanding, income received in advance, etc. are included. इन शॉर्ट बच्चों अक्रूवल बेस या मर्केंटाइल मेथड में कोई भी एक्सपेंस या इनकम अपने एडवांस पेमेंट किया हो या उसका पेमेंट बाकी हो या रिसीव करना बाकी हो, ऑल आर इंक्लूडेड इन दिस मेथड। आगे समझते हैं बच्चों, इन प्रैक्टिस एक्सक्लूडिंग सर्टेन सेक्टर्स, in all the other sectors the accounts are maintained under this method। मोस्ट प्रोबेबली बच्चों को स्पेशल सेक्टर्स को छोड़ के सारे सेक्टर्स ये मर्केंटाइल मेथड यूज करते हैं। दिस इज अ वेरी पॉपुलर मेथड, ये बहुत ही पॉपुलर मेथड है बच्चों अकाउंट लिखने की, ऐसा कह सकते हैं। उसके बाद है बच्चों सेकंड मेथड, दैट इज कॉल्ड कैश रिसिप्ट बेस्ड मेथड। नाम से ही पता चल रहा है बच्चों ये मेथड के अंदर मात्र कैश ट्रांजेक्शन ध्यान में लिया जाता है। ओनली कैश ट्रांजेक्शंस ऑफ दैट रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग ईयर आर रिकॉर्डेड। इसके अंदर बच्चों मात्र पर्टिकुलर ईयर के कैश ट्रांजेक्शन को ध्यान में लिया जाता है। कैश ट्रांजेक्शंस ऑफ करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर आर ऑल्सो कंसिडर्ड, यानी इसके अंदर बच्चों ट्रांजेक्शन पिछले साल के भी लिए जाते हैं पर इसमें मात्र कैश ट्रांजेक्शन को ध्यान में लिया जाता है। तो इट इज नॉट अ वेरी पॉपुलर मेथड। थर्ड है बच्चों हाइब्रिड मेथड और मिक्स्ड बेस, थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। दिस मेथड इज आइडेंटिफाइड एज modified method of mercantile system. It is known as mixture of mercantile सिस्टम एंड कैश सिस्टम। तो ये सिस्टम बच्चों पहली और दूसरी मेथड का कॉम्बो मेथड ऐसा कह सकते हैं। इसके अंदर मर्केंटाइल मेथड और कैश एंड रिसिप्ट दोनों का बेस लिया जाता है। तो ये मेथड बच्चों ज्यादा पॉपुलर नहीं है। नाउ वी आर टेकिंग स्टेप्स फॉर प्रिपेयर अकाउंट्स। अकाउंट्स बच्चों कैसे बनाए जाते हैं, कौन कौन से क्रम में बनाए जाते हैं उसके बच्चों स्टेप यहाँ लिखे हुए। सबसे पहला स्टेप है बच्चों वाउचर्स, जो ऑलरेडी आपने स्टडी कर लिया है बच्चों, उसका मीनिंग समझा दी है। बिल्स, एविडेंस, प्रूफ, रिटर्न प्रूफ, जिसके आधार पे बच्चों बिजनेस के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट या स्टेप कह सकते हैं बच्चों वाउचर्स को इकट्ठा करना। वाउचर्स के ऊपर से ही बिजनेस ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चों आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। यहाँ बच्चों ट्रांजैक्शन को आपको आइडेंटिफाई करना है। कैश ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इनकम का ट्रांजैक्शन, एक्सपेंसेस का, असेट्स, लायबिलिटी, इस प्रकार से स्टेप नंबर 2 में बच्चों आइडेंटिफिकेशन करना है, जो इसके बाद बच्चों चैप्टर 2 में आपको स्टडी करना है। उसके बाद थर्ड स्टेप है बच्चों जर्नल एंट्री एंड सब्सिडरी बुक्स। जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन है बच्चों वो हर एक ट्रांजैक्शन के आपको एंट्री लिखनी है और उसमें से जो भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है उसको परचेज बुक, सेल्स बुक, इस प्रकार से अलग अलग बुक में बच्चों रिकॉर्ड करना है। कैश बुक के ट्रांजैक्शन कैश बुक में। तो ये हो गया थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप बच्चों जो आपको स्टडी करना है चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7 में। उसके बाद है बच्चों लेजर एंड पोस्टिंग, जिसमें बच्चों जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन आपने जर्नल एंट्री में लिखे होंगे वो सारी एंट्रीज को स्पेसिफाई करके अलग अलग सेपरेटली अकाउंट में डाले जाते हैं। जैसे परचेज के सारे ट्रांजैक्शन परचेज अकाउंट में, कैश के ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट में। तो इस प्रकार से बच्चों सेपरेट पेज के ऊपर लेजर अकाउंट बना के पोस्टिंग किया जाता है। उसके बाद का स्टेप है बच्चों ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट। जितने अकाउंट या पेज आपने बनाए होंगे लेजर में बच्चों हर एक का बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में डाला जाता है। और उसके बाद जो एडजस्टमेंट यानी ऐसे ट्रांजैक्शन बच्चों जो साल के अंत में छूट गए हो, लिखना रह गए हो या बाद में पता चला हो, उसे एडजस्टमेंट कहा जाता है, जिसके आधार पे आपको बनाने हैं फाइनल अकाउंट, जिसमें ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। फाइनल अकाउंट लास्ट स्टेज में बच्चों बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन हमें शो करता है। जैसे बच्चों आपकी एग्जाम 11th की फाइनल एग्जाम होगी तो एनुअल रिजल्ट जो भी आएगा वो आपका मेन रिजल्ट होगा, जिसके आधार पे आपका एवरेज निकलेगा, एनालिसिस निकलेगा। वैसे ही बच्चों लास्ट स्टेप है फाइनल अकाउंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट पोजीशन पता चलती है। एज अ स्टूडेंट्स बच्चों अभी आपको ये जो 6 स्टेप दिख रहे हैं उसमें से एग्जाम में खाली यही पूछा जाएगा बच्चों कि अकाउंट प्रिपेयर करने का सेकंड स्टेप कौन सा है।
6 नंबर का स्टेप कौन सा है, फर्स्ट कौन सा है, तो यू हैव टू जस्ट राइट डाउन वाउचर, सेकंड स्टेप आइडेंटिफिकेशन, थर्ड स्टेप जनरल, फोर्थ लेजर, फिफ्थ ट्रायल बैलेंसिंग एंड सिक्स्थ फाइनल अकाउंट। इसके अंदर की डिटेल बच्चों जब तक आप कॉमर्स में ये सारे टॉपिक नहीं पढ़ोगे समझ नहीं आएगा। ये सारे टॉपिक बच्चों क्रम वाइज आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अकाउंट में स्टडी करना है। तो यहाँ बच्चों आपका टर्मिनोलॉजी का लेक्चर पूरा हुआ। एक और लेक्चर में बच्चों मैं आपको अकाउंटिंग के एडवांटेज, लिमिटेशंस, कैरेक्टर, ऑब्जेक्टिव्स बच्चों जिसमें से कोई बार शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझाऊंगा। तब तक मेहनत करते रहो बच्चों। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notification.